हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स और फिजिक्स के पहले चैप्टर का जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम जानने वाले हैं। याद रखेंगे, मात्र ये 10 आपको सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसको तैयार आपको करना है। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव से अदर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। याद रखेंगे, फ्री क्लासेस होंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूं 90+ लाने का हमारा लक्ष्य है, उसको हम आपको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसी रणनीति के तहत हम आपको तैयारी इस चैनल पे कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देख लीजिए, VBI सब्जेक्टिव है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे हमने दो परिभाषा लिखा हुआ है। एक तो क्या हम लिखा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, ये एक है। एक दूसरा हमने परिभाषा लिखा है कि आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब दोनों में से दोनों परिभाषा सही है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, बट ये बात आती है ना दोस्त कि सर हमें याद भी तो करना है। याद कैसे होगा ये आप बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम इसको याद कराते हैं। अभी देखिए, ऊपर वाले पहले याद करा देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E=F/Q। ये होता है फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो E=F/Q हो गया। जहां F क्या है, तो F है बल और Q क्या है, Q है आवेश, और E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे ये मैं बताया गया, यदि ये जो आवेश है, यदि जो ये आवेश है, आवेश जो है ना, उसको अगर हम एक ले लेते हैं, एक मतलब एकांक हम कह सकते हैं, एक को एकांक कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं। तो यदि आवेश के मान को एक ले लें, तो एक यदि यहाँ पे हम लिखेंगे तो नीचे एक का कोई मतलब होता है, कोई भी अंक के नीचे तो नीचे बटे में एक होता ही है, तो एक का कोई मतलब नहीं होगा। तो उस समय पर जो E होगा वो F के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर जो बल होगा ना, वो E के बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय पर जो बल होगा वही बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो हम यही परिभाषा कह रहे हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ गए? यदि ये आवेश वो एकांक हो, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल सा तो है, वही बात लिखा गया, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्त कि दूसरा परिभाषा कैसे याद होगा, दूसरा भी याद करा दे, समझिएगा। सपोज दैट ये एक विद्युत क्षेत्र है, सॉरी, ये सपोज दैट ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना। आप समझिएगा, ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है। अब ये विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ होगा, जब इसमें कोई आवेश होगा, मतलब ये एक आवेश है, तो इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। अब इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि इस आवेश का ये प्रभाव है। ठीक है, इसके अंदर यदि कोई आवेश आता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ये आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम एक एकांक धन आवेश को ले लेते हैं, एकांक धन आवेश को। ठीक है ना, एकांक धन आवेश को हम इसमें ले जाते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में। ये क्या है, एकांक धन आवेश है।
तो जब हम जब किसी विद्युत क्षेत्र में ये हम आवेश को इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें एकांक धन आवेश को लेकर गए, तो हमें ये तो पता है कि ये धन आवेश है, ये नहीं पता है कि ये कौन सा धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक। तो इस आवेश के कारण इस पर बल तो लगेगा, इस आवेश के कारण इस पर बल तो लगेगा, पर वो धनात्मक भी बल हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, दोनों बल हो सकता है। तो हम यही सिंपल सा कह रहे हैं ना कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं बोल देंगे दोस्त, आप कह देंगे ना ये हमारा आवेश है, ये एकांक धन आवेश है और ये बल है। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पे बोला है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये एक फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है जो कि आप याद रखेंगे, E = 1/4πε0 Q/R। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसको आप सभी को याद रखना है। ठीक है ना। तो ये भी मैं यहाँ पर नोट डाउन करा दे रहा हूँ। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, दूसरा पूछ लिया जाता है राशि, और तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है इसकी बीमा। ठीक है। मात्रक की जहां तक बात करें ना, इसका मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये एक मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। एक दूसरा इसका मात्रक होता है जो है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है जी? वोल्ट प्रति मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है ना। उसके बाद ये याद रखेंगे ये एक सदिश राशि होता है, और इसकी विमीय सूत्र आप याद रखेंगे MLT-3A-1 होता है। ये इसकी विमीय सूत्र है। तो ये जो 3 हमने पॉइंट्स बताए हैं इसको जरूर याद रखेंगे। मोस्टली मैं कहूँगा मात्रक याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा बीमा याद रखेंगे ML2T-3A-1 होता है। पहला हमारा ये इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ VVI इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्टिव है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ VVI। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी बात है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा हमारा क्या आता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो सिंपल सा है जी, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ पे हमने लिखा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपने क्लास 11 में जब पढ़े होंगे तो उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ाया था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हमने क्या बताया था कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसी प्रकार ठीक जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, तो इसमें यह बताया जाता है कि आवेश जो है ना, आवेश, तो जो आवेश है, आवेश को न तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं, न तो हम उसको आवेश को नष्ट कर सकते हैं और न ही आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना। बल्कि जो आवेश है, बल्कि आवेश को हम एक रूप से, आवेश है तो आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, मतलब परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है। तो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये मोस्टली बातें होती हैं इस सिद्धांत में। बट कुछ वैज्ञानिक जो है ना, इसको अपने अनुसार
उन्होंने कथन कहा, मतलब कुछ कथन होते हैं वैज्ञानिकों का, जैसे इनका ये कथन है ना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का वैज्ञानिकों द्वारा कथन है कि किसी विलगित निकाय का कुल जो आवेश होता है वो नियत होता है। मतलब कोई भी विलगित निकाय है, विलगित निकाय है, तो किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश जो होता है, आवेश, कुल आवेश जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों द्वारा नियम पहले ये बताया गया हमें, यही नियम है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है, ये इसका सिद्धांत है। परंतु इसका मतलब यही है कि आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर होता है। स्थिर मतलब नियत होता है, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। समझ गए? चलिए जी, इतना आप समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए जी, ले लिए होंगे, नॉर्मल सा था। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे हमारा आता है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो चलिए जी विद्युत फ्लक्स समझ लेते हैं। विद्युत फ्लक्स यहाँ पे लिखा गया है किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या है कि सिंपल से अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ये हमारा एक आवेशित पिंड है जिस पर मान लेते हैं ये आवेश रखा गया है, ये हमारा आवेशित पिंड हो गया। अब इस आवेशित पिंड है तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाकर दिखा रहा हूँ आपको जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस पर आवेश है तो ये हमारा आवेशित पिंड हो गया। आवेशित पिंड, ये क्या है, आवेशित पिंड है। तो जी समझिएगा, ये आवेशित पिंड है तो इससे बहुत सारी क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। इससे क्या होंगी, इससे बहुत सारी क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं। इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगे भी, और इसमें बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी भी। ठीक है, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से जाएंगी भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये एक आवेशित पिंड है, इससे बहुत सारी, जैसे इससे बहुत ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये भी निकल रही हैं, ये इसमें प्रवेश कर रही हैं, ये इससे निकल रही हैं, ये इसमें प्रवेश कर रही हैं, ये इससे निकल रही हैं, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। तो देखेंगे तो कुछ विद्युत बल रेखाएं इसमें आ रही हैं, मतलब कुछ विद्युत बल रेखाएं देखिए ये आ रही हैं, मतलब आने वाली ये है, और कुछ विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, जैसे ये जा रही है तो ये जाने वाली हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत, ये आप याद रखिएगा, लंबवत, जो आवेशित पिंड पर लंबवत होगा, जैसे ये इस पिंड पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो केवल ये जैसे लंबवत है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जैसे ये लंबवत है इस पृष्ठ पर, जैसे ये लंबवत है इस पृष्ठ पर, जो जितने भी लंबवत विद्युत बल रेखाएं होंगे, मतलब किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, इनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जो इस आवेशित पिंड से जो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं और आ रही हैं, उनकी ही संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। परंतु ये कंडीशंस में लगाया गया कि सभी नहीं, जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी वही विद्युत बल रेखाएं। जैसे ये अपने पृष्ठ पर लंबवत नहीं है तो ये नहीं होगा, जैसे ये अपने पृष्ठ पर लंबवत नहीं है तो ये विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है ना, इन विद्युत बल, मतलब विद्युत बल रेखाएं हैं परंतु ये विद्युत फ्लक्स नहीं होंगे। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ऐसा मतलब किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाले समस्त विद्युत बल रेखाओं की
संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन कर लेना है आसानी तरीके से, जो कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। हाँ जी, चलिए जी, सबसे पहले ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो है पहला है मात्रक, उसके बाद राशि आपको याद रखेंगे, उसके बाद आप बीमा याद रखेंगे। तो ये हमसे तीन चीजें पहले पूछी जाती हैं, मात्रक, राशि और बीमीय सूत्र। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका आप याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ये आप मात्रक याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स होता है। ठीक है ना, इसका मात्रक विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। राशि कौन सी राशि होती है, तो ये आप याद रखेंगे, अदिश राशि होती है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसका बहुत ही सिंपल है, इसका बीमीय सूत्र जो होता है mL2t-3a-1 होता है। अब मैंने बोला ना, ठीक है, जो बोला, अगर आपको सुनाई दे दिया है अच्छे तरीके से तो आप हमें बताइएगा, नहीं सुनाई दिया ना तो आपको क्या पता है इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो आप इसका बता सकते हैं। इसका मैं बीमीय सूत्र बता दे रहा हूँ। इसका बीमीय सूत्र होता है mL2t-3a-1 होता है। ठीक है, मुझे ये थोड़ा कंफर्म नहीं है mL2t-3a-1, बट आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं सही होगा तो आप अपने अनुसार सुधार लीजिएगा। मुझे अभी कंफर्म याद नहीं आ पा रहा है कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है ना, हालांकि मैं निकाल भी सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, बट उतना समय हमारे पास नहीं है। बीमीय सूत्र निकालना हम सीखने वाले इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि हमने पहले सिखा दिया है उसको, आप जाकर सीख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये आपको बता दिया जी, तो ये आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, या आप गूगल से भी देख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्त। ठीक है जी, बट मुझे लगता है यही बीमीय सूत्र होना चाहिए, mL2t-3a-1। अगला नेक्स्ट हमारा आता है, किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक अनाविष्ट वस्तु है, ठीक है ना, तो एक अनाविष्ट वस्तु है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इसमें है जी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया, मतलब अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान हमें दे दिया n इक्वल टू कितना दे दिया है, 10⁻19 ये दे दिया है। हमसे ये कह रहा है कि इस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना हमें करना है कि इस पर आवेश कितना होगा जी। तो यदि हम आवेश की गणना करें कि वस्तु पर उत्पन्न आवेश, वस्तु पर उत्पन्न आवेश, तो आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है। ये हम कहाँ से जानते हैं, ये हम क्वांटम संख्या, सॉरी क्वांटम नहीं, आवेशों का क्वांटमीकरण से ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इस पर अगर हम लगा दें तो ये कुल आवेश का मान हो जाएगा Q इक्वल टू N का मान अगर आप देखें तो N का मान तो यहाँ पे दे दिया है ना, 10⁻19। E का मान क्या होता है जी, E एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। अब इस -19 है, ये +19 से -19 कैंसिल, तो यहाँ पे Q का जो वैल्यू आ गया वो 1.6 आ गया कूलाम, 1.6 कूलाम आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा जो मान आ गया यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर हो गया।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हल करते हैं जी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान दे देगा, हमसे आवेश का मान पूछेगा। तो आवेश Q = n × E होता है, n का मान यहाँ पे दिया है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। इसको हमने रखा, मान रखा, तो हमारा सॉल्व हो गया, कुल आवेश का मान आ गया। तो इस तरीके से करते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट। अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पांचवा हमारा क्वेश्चन आता है आवेशों का आयतन घनत्व। आवेशों का आयतन घनत्व को परिभाषा दें तथा इसका SI मात्रक लिखें। चलिए समझा देते हैं जी। आवेशों का आयतन घनत्व, इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? देखिए, आवेशों का आयतन घनत्व का मतलब है कि एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश को आवेशों का आयतन घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक आयतन होना तो उस पर जो आपका उस पर कुल आवेश जो होगा वही आपका हो जाएगा जी। जैसे मतलब आवेशों के आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल आवेश बटे कुल आयतन, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है आवेशों का आयतन घनत्व का, ठीक है। आवेशों का आयतन घनत्व का कुल आवेश बटे कुल आयतन होता है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कुल आयतन, ये जो कुल आयतन है, ठीक है ना, यदि ये कुल आयतन को हम ले लेते हैं, कुल आयतन का मान यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 मतलब एकांक, कुल आयतन के मान को यदि हम एकांक ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो इसके जगह पर यदि 1 होगा तो उस समय पर जो कुल आवेश होगा वो आवेशों का आयतन घनत्व के बराबर हो जाएगा। आवेश का आयतन घनत्व, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, आवेश का आयतन घनत्व के बराबर हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक, ध्यान से समझेंगे, एकांक आयतन, ठीक है ना, यहाँ पे एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेशों का आयतन घनत्व कहलाता है। समझ में आ गया? आप क्या बोलेंगे, आप कह देंगे कि यहाँ पे क्या कहेंगे आप कि एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। यही बात लिखा गया है, एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसका आप मात्रक आप याद रख लेंगे, ये SI मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कूलाम मीटर -3, ये आप याद रखेंगे, कूलाम मीटर -3, ठीक है। या आप इसको यदि माइनस में अगर नहीं लिखना है तो आप ये भी बता सकते हैं कि कूलाम प्रति मीटर क्यूब, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा छठा क्वेश्चन, 6 नंबर हमारा ये क्वेश्चन आता है कि परावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति क्या होता है और दूसरा हमारा होता है जो है आपेक्षिक परावैद्युतांक। ये दोनों क्या होते हैं इसको हम समझते हैं जी। पहले आता है परावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है ना। परावैद्युत शक्ति, तो परावैद्युत शक्ति का मतलब क्या है अगर हम अच्छे से आपको बताएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वह अधिकतम मान, ठीक है, जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है उसे हम परावैद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही जो अधिकतम मान होता है वही परावैद्युत शक्ति होता है। तो परावैद्युत
मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां पर जो परावैद्युत है ना, उसका वो परावैद्युत माध्यम जो है वो अचालक बना रहता है। अचालक का मतलब वो जो परावैद्युत माध्यम है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है जी, बहुत ही सिंपल सा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो अधिकतम मान जहां पर परावैद्युत माध्यम में क्या, परावैद्युत माध्यम अचालक की तरह व्यवहार करता है या अचालक बना रहता है, उसे हम परावैद्युत शक्ति कहते हैं। उसके बाद आता है आपेक्षिक परावैद्युतांक। आपेक्षिक परावैद्युतांक का यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात का परावैद्युतांक के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब यहाँ पे ई आर इक्वल टू, सॉरी ई आर नहीं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। जहां पर ये क्या है, एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक परावैद्युतांक, यहाँ पे मैं नाम लिख दूं क्या, ये क्या है, आपेक्षिक आपेक्षिक परावैद्युतांक है। यहाँ पे ये क्या है, ये किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो ये वायु या निर्वात की, ठीक है ना, तो ये हम निर्वात यहाँ पे लिख दे रहे हैं, निर्वात का परावैद्युतांक है। तो यहाँ पे हम यही बात कह रहे हैं, हम क्या बोल दे रहे हैं, आपेक्षिक परावैद्युतांक का परिभाषा बोल रहे हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को हम आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। नॉर्मल सा तो है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक तथा आपेक्षिक मतलब वायु या निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप बोल सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ में आ गया होगा आसानी तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे एक और इसी का परिभाषा एक और तरीके से कह दिया जाता है, जो है ई एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, जहाँ पर ये क्या है, ई एम क्या है और यहाँ पे ई आर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ई एम क्या है, किसी माध्यम का की वैद्युतशीलता। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, ई जो एप्सिलॉन एम है ना, ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन जो नॉट है ना, ये निर्वात की विद्युतशीलता। याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात के परावैद्युतांक भी कहते हैं, या एप्सिलॉन नॉट को ही हम किस मतलब वायु या हम कह सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। तो हम ये दोनों परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी माध्यम का वैद्युतशीलता, ठीक है, और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। दोनों में से कोई भी परिभाषा आप बोल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली या डाउट वाली बातें नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझिएगा, इसका एसआई मात्रक बताना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स बना देते हैं। ये 2 पॉइंट्स है, एक पर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये जो निकाय ये बना है ना, इसी निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, विद्युत, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या हो जाता है, इसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ये जो निकाय बना हुआ है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव ये है, तो विद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश, तो कोई भी हम एक आवेश ले लेते हैं, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब नहीं है। तो कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, ये दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से ये हमें फॉर्मूला मिलता है, यही परिभाषा है जी। हम क्या बोल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब P = Q2L होता है, या इसी को अच्छे से लिखें तो हम P = क्या लिख सकते हैं, 2QL लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, यही बात लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब P = 2QL होता है, ये आप याद रखेंगे 2QL। यहाँ पे एक मात्रक इसका आप याद रख लेंगे, इसका मात्रक होता है कूलाम × मीटर। क्या होता है जी, इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम × मीटर होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। मात्रक तो क्या हो जाएगा, कूलाम × मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कूलाम × मीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है राशि, उसके बाद आता है बीमा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इसकी जो राशि होती है वो क्या होती है, राशि सदिश राशि होती है। ये जो बीमीय सूत्र है M0LTA होता है, या आप चाहें तो इस सभी पर एक एक लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि किसी की भी घात 1 तो हो रही है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि दो विद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काटती नहीं है। मतलब जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्यों एक दूसरे को काटती नहीं है। ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, मान लेते हैं पहला है, ये दूसरा विद्युत बल रेखाएं हैं, ये इस तरीके से गति करेंगी तो ये एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो देखिए काटेंगे इसलिए नहीं, देखिए जब यहाँ पे कह रही है कि क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, तो इसका मतलब काट तो नहीं सकती, ये तो कंफर्म हो गया, बट क्यों नहीं काट सकती ये हमें बताना है। तो हम मानेंगे, हम ऐसा मानते हैं, देखिए जब भी ऐसा हो ना तो हम मानते हैं कि जो दो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को x बिंदु पर काटती हैं। ऐसा हमने मान लिया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगी। तो देखिए जब काटती हैं तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से समझें तो यहाँ पे काटती हैं, तो ये इस विद्युत बल रेखाओं की स्पर्शी रेखा हम खींचेंगे। तो इस विद्युत बल रेखाओं के लिए स्पर्शी रेखा खींचें तो इसका हम ये बिंदु मान लेते हैं। तो इस विद्युत बल रेखाओं के लिए ये स्पर्शी रेखा की दिशा जो हो जाएगी वो इस दिशा में हो जाएगी। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस विद्युत बल रेखाओं के अनुसार ये हो जाएगी स्पर्शी रेखा खींचा तो। और ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इसके लिए यदि हम स्पर्शी रेखा खींचते हैं, इसके लिए यदि हम स्पर्शी रेखा खींचते हैं तो इसके लिए ये हो जा रहा है। तो इसके लिए इस विद्युत बल रेखाओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर हो गई है। तो देखिए दो विद्युत बल रेखाएं हैं और इसके दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई दे रही है।
ठीक है, तो तीव्रता की दिशा तो एक ही होगा ना, तो इसीलिए ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूल से हम जानते हैं, गणित के रूल से, कि एक बिंदु है ना, एक बिंदु है तो उस पर मात्र एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और आप ही बताइए कि एक बिंदु है तो इस पर एक ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा, तो कैसे हम खींच सकते हैं, जबकि गणित के रूल से तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इसीलिए ये कथन तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर ये काटेंगे तो दो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, क्यों, दोनों की विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए, और ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि दो स्पर्शी रेखा एक बिंदु पर नहीं खींचे जा सकते। तो यही मोस्टली कारण है कि दो स्पर्शी रेखा एक बिंदु पर नहीं खींचे जा सकते हैं। वही बात को यहाँ पे थोड़ा सा घुमाकर बताया गया है, यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, मतलब यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, ठीक है ना, तो उस बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं होंगे, तो उस बिंदु पर देखेंगे तो दो स्पर्शी रेखाएं ये होंगे, ठीक है ना, स्पर्शी रेखाएं होंगे। अतः उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, अतः उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो देखिए दो होगी, एक के लिए इधर एक के लिए इधर, ठीक है ना। दो दिशाएं होंगी जो असंभव है, असंभव क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही होगी ना, तो यहाँ पे दो कैसे हो सकती हैं, तो इसीलिए ये असंभव है। अतः दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये याद रखेंगे, मतलब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे ना सब याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट। अगला हमारा आता है यहाँ पे गॉस का प्रमेय को लिखिए और इसकी स्थापना कीजिए। गॉस का प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। ये दो अभी हम कराएंगे, इसके बाद एक और टॉपिक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गॉस के यहाँ पे गैस लिख दिया गया है, गॉस होगा जी, ठीक है ना। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब सिंपल सा अगर बात करें, अभी ये नियम हम आपको याद कराएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा समझने पे। गॉस के प्रमेय के अनुसार हमें भी बताया गया, ये हमारा एक आवेशित पिंड है, ये हमारा एक एस सतह का एक सरफेस का ये आवेशित पिंड है जिस पर हमने +q आवेश दिया गया है। अब ये जब आवेश है इससे बहुत सारी क्या निकलेंगे, विद्युत फ्लक्स निकलेंगे। तो ये मान लेते हैं विद्युत फ्लक्स इससे निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस विद्युत फ्लक्स से ये निकल रहे हैं जो है विद्युत फ्लक्स φe, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक हम अल्पांश ये पृष्ठ ले लेते हैं, ये जो पृष्ठ है ये अल्पांश एक पृष्ठ हम ले लेते हैं, ये एक छोटा सा अल्पांश पृष्ठ एक गोले का पूरा। तो ये एक छोटा सा अल्पांश हमने पृष्ठ ले लिया और यहाँ पर ये एक घन के आकार का पृष्ठ होगा, जैसे कि तरबूज होता है, तो आप कहते हैं ना कि तरबूज को थोड़ा काट कर दिखाइए कैसा पका हुआ है कि नहीं। तो जो काटने वाले होते हैं वो 3 तरीके से काटते हैं, 3 कोने से, तो उसको निकाल के आपको दिखाते हैं एक। तो उसी प्रकार ये त्रिभुज का है आप मान लीजिए तरबूज है, उसका एक छोटा सा भाग काट कर आपको दिखाया जा रहा है, तो इसी प्रकार ना काटते हैं जी 3 कोने की तरह। तो यही है जी। तो यहाँ पे याद रखेंगे आपको ये याद रखना है कि ये जो अल्पांश हमने एक पृष्ठ माना है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ S है, तो ये जो अल्पांश पृष्ठ है इसको हम ds पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। इसका आवेश घनत्व जो होता है वो d ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो इसका आवेश घनत्व क्या होता है, d ओमेगा, सॉरी घन कोण जो होता है वो d ओमेगा होता है। ये एक घन के आकार का ये पृष्ठ है, तो इसका घन कोण क्या होगा, d ओमेगा होगा। अब यहाँ पे एक बिंदु है P, इस बिंदु पर यहाँ पे एक बिंदु है P, जहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ये, और इस बिंदु पर ये लंब है जो है L, और लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है जो है थीटा। तो ये इतनी जो पॉइंट्स है ना, अगर ये आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। ये नहीं समझेंगे तो इसको प्रूफ करने में, स्थापित करने में दिक्कत होगी। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि माना एक आवेशित पिंड है, मतलब माना एक S सरफेस का पिंड है, ठीक है ना। ये एक माना
एस सरफेस का एक बंद पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। इसका अल्पांश पृष्ठ ds है और ds का आवेश घनत्व, ds अल्पांश पृष्ठ का आवेश जो आवेश घनत्व तो क्या है, आवेश घनत्व नहीं मतलब घन कोण डी ओमेगा, मतलब अल्पांश पृष्ठ का घन कोण डी ओमेगा है तथा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और लंब L है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं माना की करके। अब यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि ये जो हमारा बंद पृष्ठ है ना, तो ये हमारा बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की जो संख्या होती है जो है फाई ई, वो इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का, इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होती है, 1/ε0 गुना होती है, ठीक है ना। यही बात हमें बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से, मतलब यहाँ पे ये बताया गया किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल, मतलब किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे गुना हो गया, गुना होता है। तो बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q1 में गुणा होगा तो Q/ε0 हो जाएगा। तो मोस्टली हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, फाई इक्वल टू Q इंटू ε0। तो ये बताइए ये इतना समझ में आया नहीं। यही हम बात कह रहे हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुसार, मतलब गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या या कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो यही बात है जी, इसको हमने यहाँ से ही बोला है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मोस्टली आप ना यही फॉर्मूले को याद रखेंगे जो कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने क्या बताया कि फाई ई इक्वल टू क्या बताया, Q/ε0, ठीक है ना। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। चलिए जी, अब यही जो फॉर्मूला है गॉस के प्रमेय ना, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रही है इसको हमें आसानी तरीके से प्रूफ करना है। अब चलिए हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि गॉस के प्रमेय का कैसे हम प्रूफ इसको करते हैं जी, ठीक है ना। चलिए तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गणना करेंगे। देखिए एक ये बड़ा सा सतह है जो है S, इस S पृष्ठ का एक छोटा सा हमने पार्ट लिया है जो है अल्पांश पृष्ठ ds। तो पहले हम ये पता करेंगे कि इस अल्पांश पृष्ठ पर निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या कितनी होगी। पूरी पृष्ठ से निकालने से पहले हम पहले अल्पांश के लिए निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स फाई ई। यहाँ पे याद रखेंगे कुल फ्लक्स के लिए फाई ई, विद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई का हम प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पे डी आगे लगाएंगे। डी क्यों, क्योंकि अल्पांश पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं तो अल्पांश पृष्ठ के लिए डी हम लगाते हैं, जिससे हमें पता चलेगा छोटे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स है। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। ये बात हम जानते हैं। तो ये हमारा हो गया जी, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। यहाँ पे इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। उसके बाद देखिए अल्पांश पृष्ठ के लिए हमने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए या संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए
संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो यदि हम अल्पांश पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं फाई ई का मान, तो याद रखेंगे यदि ये जो अल्पांश पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं और इसका यदि हम समाकलन कर देंगे ना, तो हमें पूरा संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। क्यों हम समाकलन कर रहे हैं? समाकलन का मतलब होता है ना छोटे छोटे पृष्ठों का योग। तो छोटे छोटे का योग, तो देखिए ऐसा एक अल्पांश पृष्ठ है, ऐसे बहुत सारे अल्पांश पृष्ठ आपस में मिल जाएंगे, तब जाकर ये क्या निकलेगा, कुल क्या होगा, कुल पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो ये अल्पांश पृष्ठ है ना, इसका कुल जो विद्युत फ्लक्स है इसका समाकलन करेंगे तो हमारा कुल निकल जाएगा। मोस्टली सीधा ये जानिए बाबू कि छोटे ये जो पृष्ठ है इसका जो हम विद्युत फ्लक्स निकाले हैं इसका यदि समाकलन कर देंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो फाई ई इक्वल टू समाकलन हो जाएगा, ds का मान यहाँ पे लिखा गया है ई ds कॉस थीटा, ये हो गया। अब हम इसका वैल्यू अगर रखते हैं तो अगर हम वैल्यू इसका रखें तो फाई ई इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का जो मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू बाई ई का मान होता है, ये फॉर्मूला हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये हमने बताया था। और ds cos थीटा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ds cos थीटा, ये हो गया जी। अब अगर आप समझे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो q है, ये आपको इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो दिखाई देगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q है ना, ये फाई ई इक्वल टू ये इतना नियतांक है, तो जो नियतांक होता है वो बाहर निकल जाता है इस पृष्ठ के, तो ये पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा समाकलन के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो q है ये q बाहर निकल गया। तो अब इधर बचा क्या, समाकलन में बचा ds cos थीटा, ds cos थीटा अब बाई r बचा है, ठीक है ना। क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आर स्क्वायर हमने कर दिया, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर बचा। अब बात को समझिएगा, हम इतनी बात बेसिक जानते हैं, यहाँ पे फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये q है तो q हमने लिख दिया। देखिए ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा मतलब घन कोण। ये जो घन कोण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक याद रखेंगे, ये घन कोण का एक फॉर्मूला होता है, घन कोण का एक फॉर्मूला होता है ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है घन कोण का जिसको याद रखना है, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह पर डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह पर डी ओमेगा लिख दिया। एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे, यहीं के बाद फाई इक्वल टू यहाँ पे ये q इसमें गुणा हो गया, यहाँ पे देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और ये q है तो q हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये डी ओमेगा का जब भी समाकलन होता है ना, तो उसका वैल्यू जो गणना करके बताया गया है वो होता है 4 पाई। डी ओमेगा का जो हम समाकलन करेंगे तो उसका मान होता है 4 पाई। अब ये बताइए इस 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे बचा क्या, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओनली बचा है यहाँ पे फाई ई इक्वल टू यहाँ पे q1 में गुणा होगा तो ये q हो जाएगा, आज नीचे एप्सिलॉन नॉट है तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए फाई इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, थोड़ा सा मैं देख लूँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए जी, दिखाई तो दे रहा है, आपको सब दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है जी, दिखाई दे रहा है ना, अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसमें कुछ है नहीं दोस्त, एक दो बार आप इसको अगर रिपीट करके अगर पूरा ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार और, इसको सब समझ में आ जाएगा।
एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, ठीक है ना। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे बल आघूर्ण का परिभाषा होता है बल मतलब वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक बल तथा दोनों बलों के बीच की, देखिए वैद्युत द्विध्रुव नहीं रहेगा, यहाँ पे बल युग्म रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बल युग्म रहेगा, ठीक है ना। तो बल युग्मों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब बल आघूर्ण को याद रखेंगे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ इक्वल टू यहाँ पे ये बताया जाता है कि दोनों बलों मतलब बल युग्मों में से कोई भी एक बल तथा दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है ना, दूरी दो, मतलब यहाँ पे संकेत रूप में ही लिख दे रहे हैं, अभी हम आपको समझाएंगे तब संकेत रूप में समझ में आएगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल युग्म में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। देख लो यहाँ पे, सॉरी देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि बल आघूर्ण का क्या है, बल युग्मों में से कोई भी एक बल तथा दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। अभी मैं आपको समझा दूं इसको, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र कह रहा है, एक समान मान लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, सपोज दैट ऐसा हमने मान लिया कि ये हमारा एक समान ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र मान लिया कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में हम बल वैद्युत द्विध्रुव को ले लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव को हम रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यहाँ पे एक आवेश होगा प्लस, यहाँ पे माइनस आवेश होता है, इन दोनों के बीच की दूरी होता है 2L, यही ना होता है जी, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र है इसमें बल युग्म मतलब बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर भी एक बल लगेगा, इस पर भी एक बल लगेगा, इस पर एक बल लगता है जो है F, और इस पर भी एक बल लगेगा जो है F। तो यही हम कह रहे हैं बल युग्म अब इसको कहेंगे, ये दो बल लग रहे हैं ना तो बल युग्म हम कहेंगे। तो यही कह रहे हैं कि दोनों बलों में से कोई भी एक बल, ठीक है ना, तो ये बल युग्म हो गए। यहाँ पे आप याद रखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आवेश के बीच जो कोण बनता है ना वो हमारा थीटा बनता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम आपको अच्छे से समझाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से और इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं इस तरीके से तो ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, ये हमारा ए पॉइंट्स है, मैं अदर कलर से बता दे रहा हूँ आपको, ये हमारा ए पॉइंट्स है, ये हमारी बी पॉइंट्स है, ये हमारा सी पॉइंट्स है, ठीक है ना। अब याद रखें इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि बल टाउ इक्वल टू हमें बताया गया F इंटू AC, ये हमें बताया जाता है जी संकेत रूप में। अब देखिए ये कैसे हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए हम ये कह रहे हैं कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम परिभाषा कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि बल युग्म, ये दो बल लग रहे हैं ना, तो बल युग्मों में से कोई भी एक बल, इन दोनों में से कोई भी एक हम बल ले सकते हैं क्योंकि दोनों बलों का मान इक्वल होता है। तो बल युग्मों में से कोई भी एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगी। तो लंबवत दूरी AC हम लिख सकते हैं, ये A है पॉइंट, ये C है, तो AC हो जाएगा। तो बल युग्मों मतलब दोनों बलों के में से कोई एक बल
और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया जी। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो टाउ इक्वल टू एफ हो गया। यहाँ पे याद रखेंगे AC का जो वैल्यू होता है यहाँ पे ना, यदि यहाँ पे हम थीटा के जगह पर साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसका तो ये है AC है, तो AC और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB। तो कर्ण AB के जगह पर 2L है ना, इनके बीच की दूरी 2L है, तो 2L लिख दिया। यदि हम यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये 2L इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो AC का जो मान आया वो 2L साइन थीटा आता है। AC का जो वैल्यू आया ना वो 2L साइन थीटा आता है, ठीक है। AC का मान आया 2L साइन थीटा, तो AC की जगह पर 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे 2L साइन थीटा हमने लिख दिया यहाँ पे। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा जी, टाउ इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप समझें तो F के जगह पे F इक्वल टू क्या होता है जी, हम एक फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल टू E इक्वल टू F बाई क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हम फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल टू F बाई क्यू। यहाँ से यदि हम इधर Q इधर गुणा में है, भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से अगर हम F का मान निकाले तो E इंटू क्यू हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, E इंटू क्यू। तो ये बताइए F की जगह पर हम E इंटू क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो E इंटू हमने यहाँ पर Q लिख दिया, इंटू Q लिख दिया, इंटू ये 2L साइन थीटा है तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको समझे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए ये 2QL हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे आपको अच्छे से समझाएं तो ये टाउ इक्वल टू, ये देखिए 2QL, ये अगर हम आपस में इन सभी का गुणा करा देते हैं तो 2QL हो गया। तो इसको हम आगे लिख देते हैं, 2QL हो गया, ये हमने लिख दिया। फिर से E है तो E लिख दिया, फिर से साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, ये याद रखेंगे, इसके बाद ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं तो टाउ इक्वल टू 2QL इक्वल टू, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला होता है 2QL। तो ये लिख दिया, E है तो हमने E लिख दिया और साइन थीटा हमने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया जी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, जो है मतलब वैद्युत द्विध्रुव नहीं, बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए बहुत ही इमरजेंसी है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और आपको बच रहा है 11वें नंबर क्वेश्चन, जो कि हम आपको बता दे रहे हैं, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग होते हैं जिसको आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीनों अनुप्रयोग पढ़ लीजिएगा। आप लिखेंगे यूट्यूब पर गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको पढ़ाई कर लीजिएगा। तीनों अनुप्रयोग एक वीडियो में हमने बताया हुआ है, पढ़ लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका सब्जेक्टिव का कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव हमने करा ही दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, फिजिक्स के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का भी लिंक है, केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का भी लिंक है, हिंदी के भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का लिंक है। चाहिए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक से स्टडी कीजिए। एक आवश्यक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, ये नोट्स जो है प्रत्येक स्टूडेंटों को ये जो नोट्स है उसको ज़रूर लेना है। जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी हैं उनको ये नोट्स जरूर लेना है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का PDF नोट्स है जो व्हाट्सएप पर ही आपको सेंड किए जाएंगे। याद रखेंगे फिजिक्स के आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा तो मैं इस यहाँ पे बता दूँ, फिजिक्स के 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के आपके 16 चैप्टर हैं, तो टोटल हो गए 31 चैप्टर। याद रखेंगे 31 चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको जितने भी ये सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज सभी संपूर्ण किताब के सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर से संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ये भी आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभिक्रिया सब कुछ दिया जाएगा। जितना हम आपको प्रोवाइड करें उतना यदि आप पढ़ लेते हैं, उसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, आप आराम से 95% लाएंगे।
उसी भरोसे के साथ ये नोट्स भी बनाया गया, उसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाया भी जा रहा है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, वहाँ पे बता दीजिएगा सर बिहार बोर्ड का हमें नोट्स चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इतना आप कहेंगे आपको मिल जाएगा। याद रखेंगे ओनली 199 है जी। तो अभी मैसेज कीजिए और तुरंत नोट्स को ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।